हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत वक्त है, तो प्लीज़ इस सोच को आप अपने ब्रेन से निकाल दो। ये मत सोचो कि अभी बहुत वक्त है, सोचो कि नहीं, अब वक्त नहीं है, अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो अभी से आप अपने जो भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो अच्छे से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और ये नहीं कि केवल बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए ही पढ़ना है भाई। इधर अगर आपने इन 5 सब्जेक्ट्स पे अच्छी मेहनत कर दी तो आगे आपकी बहुत हेल्प होगी। और इधर आपने इसे कहा दिया कि अरे क्लास 12 तक क्या ही है, पास तो हो ही जाएंगे, आगे देखा जाएगा क्या करना है, तो फिर वही बहुत चैलेंजिंग टाइम हो जाता है आपका, क्योंकि आपको इधर का भी देखना होता है और एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है, तो आप वहाँ पे वीक हो जाते हो। तो प्लीज़ ये, क्योंकि ये आपके जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, एक एक पल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इधर जितना वेस्ट करोगे फिर उधर उतनी ही आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, हमने क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके आप प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि अब ये चैप्टर हमने बहुत सारे लेक्चर को कर लिया, लगभग अगर हम करें तो ये 6 लेक्चर है। तो हम अगर इस चैप्टर को आधा खत्म कर चुके हैं या आधा से मैक्सिमम खत्म कर चुके हैं, कुछ और लेक्चर्स आएंगे और आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि फिजिकल्स में आपको आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और 3 ही चैप्टर हैं। 3 चैप्टर के अगर हमने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो हमारे 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो आज के सेशंस में हम देखेंगे आइडियल तथा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आप राउल्ट्स का नियम पढ़ के आ गए। अब राउल्ट्स के नियम का ही यूज करके हम सॉल्यूशंस को एक और कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, आइडियल तथा नॉन आइडियल, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। तो आइए देखते हैं कि आखिर आदर्श विलयन अनादर्श विलयन है क्या। आदर्श विलयन, सबसे पहले हम आदर्श विलयन को देखते हैं। तो आखिर हम किसे कहेंगे आदर्श विलयन? तो आप राउल्ट्स का नियम पढ़ के आए हो। राउल्ट्स ने कहा था कि मतलब वो द्रव जब ले रहे थे, वाष्पशील द्रव, तो उसमें दोनों घटकों पे वो निर्भर कर रहा था आपके। तो उसमें वाष्पशील द्रव का जो वाष्प दाब होता है, उन मतलब सभी जितने भी अपघटक हो गए उसमें उनके मोल अंश के समानुपाती होता है, ये राउल्ट्स ने कहा था। अब जैसे कि पता है आपको, अगेन आपको ये टर्म्स तो यूज होने ही वाले हैं कि विलेय एंड प्लस विलायक, ये जब दोनों मिलते हैं तो आपके विलयंस का निर्माण करते हैं। अब इन्हीं में क्या क्या कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसी के आधार पर हम इसे आइडियल तथा नॉन आइडियल बांटेंगे। तो आपको आदर्श विलयन में एक सिंपल से अगर इसकी परिभाषा लिखो तो आप लिख सकते हैं कि जो विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। ये तो आपकी डिफिनेशंस हो गई भाई। राउल्ट्स का नियम सिंपल सा हम बोल दिए। तो हम देखे थे राउल्ट्स का नियम आखिर क्या क्या चीज होगी तभी वो राउल्ट्स का नियम होगा, तो उसे हम देखते हैं। तो इसमें हमने कहा था कि आपका जब भी मान लीजिए विलेय प्लस विलायक मिलेगा, विलयंस को बनाएगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी और यहाँ की जो एनर्जी होगी उन दोनों बराबर होनी चाहिए। यानी आप बोल सकते हो कि मतलब इसमें ऊर्जा परिवर्तन शून्य होना चाहिए। हमने ये देखा था राउल्ट्स के नियम में, हम रिपीट कर रहे हैं। यानी आपको डेल्टा एच का जो मान होगा वो 0 होना चाहिए। जैसे कि
हम यहाँ पे जो भी एनर्जी इन दोनों की होगी वो एनर्जी इक्वल होगी आपके इसके। तो जब दोनों बराबर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन यहाँ पे शून्य है। फिर आपका आयतन प्रतिशत, आयतन परिवर्तन भी शून्य होना चाहिए, परिवर्तन भी शून्य होना चाहिए, होना चाहिए। आखिर यहाँ का जो आयतन भी है, यहाँ पे इन दोनों का मिला के जो आपके पास v है वो v मान लीजिए, मतलब इन दोनों का इन दोनों के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए हमने इसको मान लिया कि v1 प्लस v2 ये बराबर होगा आपके v के। तो यानी ये जब दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डेल्टा v का भी मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो आती है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी के आधार पे हम जो नॉन आइडियल्स होता है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए विलय के जो कण हैं वो इनके बीच का बंध है ए, मतलब ए टाइप का है, और जो आपका विलायक का बंध है वो बोल सकते हो आपका कि बी टाइप का है। तो अब इसमें जो ए के बीच ऊर्जा लगी है, जो ए बंध के बीच मतलब जुड़ी है, बंधन ऊर्जा है, और बी के जो है वो आपकी बराबर होगी ए बी के। मतलब इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल जो होगा ना, जो इन इसके मॉलिक्यूल्स को और इसके मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखा और इसको, ये सभी बराबर होंगे। तो आप बोल सकते हो इसमें कि ए तथा बी के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। इतनी सारी कंडीशन होगी तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस है। यहाँ पे आपको कोई भी, जैसे कि हमने राल्स के नियम में के ग्राफ को ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे कि मान लीजिए ये आपका हो गया एक्स और वाई अक्ष सिंपल सा, तो ये बराबर होगा यहाँ पे मतलब आपको ग्राफ में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। यही राल्स के नियम का ग्राफ था। अगर हम इसको x1 मान लें तो ये x2 है, तो ये आपका हो जाएगा ये x1, ये हो जाएगा आपका P1 और ये हो जाएगा P2। तो यहाँ पे P टोटल बराबर होगा आपके पास P1 प्लस P2 के। तो मतलब ये देखिए आपको कहीं भी जितना मतलब आपका वाष्प दाब है वो बराबर है, इसमें कोई भी कमी नहीं आई है, ना ही तो अधिकता आई है। तो हम बोल सकते हैं कि ये राल्स के नियम का पालन कर रहा है, यानी ये आइडियल सॉल्यूशन है, यानी ये आदर्श विलयन है। तो इतनी कैटेगरी आपको याद लर्न होनी चाहिए कि तो लिख सकते हो डिफरेंस जरूर पूछता है 4 नंबर में, तो आपको अगर 4 नंबर में पूछा जा रहा है तो कम से कम 4 डिफरेंस आपको लिखना होता है। तो देखिए बोल सकते हो कि आदर्श विलयंस जो होता है वो राल्स के नियम की पालना करता है। आदर्श के विलयंस जो होते हैं उनमें ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, आयतन परिवर्तन शून्य होता है, और फिर नेक्स्ट चौथा उनके ए के बीच जो बंध होता है तथा बी के बीच जो अंतराण्विक बंध आकर्षक बंध होता है वो बराबर होता है ए बी के। और ये ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो जब आपको आदर्श विलयन पूछे तो आई होप आपको आदर्श विलयंस तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अनादर्श विलयंस। और अनादर्श विलयन में वही कि मान लीजिए एक बार अधिक हो जाएगा, एक बार कम हो जाएगा। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल्स देखना चाहो, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल्स के आखिर इसमें कौन कौन से मतलब यौगिक आते हैं, तो यहाँ पे आप ले लोगे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एंड आप लिख सकते हो ब्रोमोएथेन,
एथेन। तो ये सारे हो गए आपके पास एग्जाम्पल आदर्श विलयन के आइडियल सॉल्यूशंस के। अब हम इसके बाद देखेंगे अनादर्श विलयन, और उसमें आपको दो तरीके का विचलन देखने को मिलता है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि न्यूनतम तथा धनात्मक विचलन से आप क्या समझते हो, तो हम उसे देखते हैं। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेगा ताकि आपको आगे रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आदर्श विलयन के होने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने अनादर्श विलयन पे। तो अब हम देखते हैं भाई अनादर्श विलयन, तो जैसे कि नाम में अना आ गया, मतलब नाम में विलोम शब्द आ गए, तो जितना उसमें चीजें थी उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो विलयन राउल्ट्स जी के नियम का पालन ना करता हो, राउल्ट्स के नियम का पालन ना करे, ये हो जाएगा आपके आदर्श अनादर्श विलयंस की बात। कि भाई ये जो राउल्ट्स आपने कह के गया था, तो एक विलयंस जो थे बना रहे थे हम कुछ विलयंस, तो वो तो पालन कर रहे थे भाई, उनको अपना आइडियल्स मान रहे थे, तो इसीलिए उन्हें नाम दे दिया गया आइडियल सॉल्यूशंस। अब जैसे होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कि मतलब टीचर्स की, पेरेंट्स की मतलब आइडियल्स होते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो खुरापाती होते हैं, थोड़े नॉटी होते हैं, उन्हें किसी की बात मानना नहीं होता, वो करेंगे अपनी ही। तो भाई जब वो अपनी करेंगे तो शायद बेनिफिट हो जाए और शायद हानि भी हो जाए। तो वही कंडीशन सेम यहाँ पे भी है। हमने आपसे कहा था ना कि केमिस्ट्री को जितना रिलेट करके पढ़ोगे उतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई ये अब राउल्ट्स जी हैं, उनके नियम को पालन नहीं कर रहा है, तो इसमें दो प्रकार के विचलन आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा आपके पास धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, एंड दूसरा होगा आपके पास ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। भाई इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि भाई एक में इसको फायदा हो रहा है, दूसरे में इसको हानि हो रही है, अगर ये कोई रूल्स तोड़ के आया है तो ये हो गया आपके पास। अब हम डिफाइन करते हैं कि आखिर ये था क्या, है क्या। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो धनात्मक विचलन होगा, एक तो वही मतलब अनादर्श विलयंस में आप एक कैटेगरी रख देते हो कि यहाँ पे आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप एक चीज याद रखो, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा वी होगा ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, कभी अधिक हो सकता है तो कभी कम हो सकता है। तो उसी के आधार पर हमने एक बार अधिक मान लिया और दूसरी बार हमने इसको कम मान लिया। तो इसको हम सबसे अगर बेहतर तरीके से समझे तो हम ग्राफ को समझेंगे, और ग्राफ से ही हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है। अब देखिए सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास x2, और ये हो गया आपके पास x1, और ये हो गया आपके पास p, ये आपका p1, और ये हो गया आपका p2। ये था ग्राफ, ये ग्राफ होना चाहिए था जनरली, लेकिन ये चीजें इसमें होती नहीं है। इसमें आपको जब ग्राफ मिलेगा ना तो धनात्मक यानी ये बढ़ा हुआ मिलेगा। ये रहा इसका मेन ग्राफ, तो देख रहे हो मेन ये जो ब्लैक लाइन है, इस तरीके का ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन हमें इस तरीके का ग्राफ न प्राप्त होके हमें इसमें सभी चीजें क्या हुई, अधिक मिली। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो डेल्टा एच का मान होगा वो मतलब 0 से अधिक होगा,
0 से अधिक होगा, 0 से अधिक। और सेम कंडीशन आपका जो डेल्टा वी का मान होगा ये भी 0 से अधिक होगा। मतलब विलेय प्लस विलायक के जो आयतन परिवर्तन था और जब विलयन बन गया तो यहाँ पे आपका जो विलयन का आयतन था वो बढ़ गया। सेम कंडीशन जैसे कि अगर हम यहाँ का टोटल प्रेशर्स अगर यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे अगेन ये प्राप्त होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन प्राप्त ना होके आपको कर्व जो होता है ऊपर चला जाता है, यानी आप देखोगे कि यहाँ पे धनात्मक विचलन देखने को मिला। यानी बोल सकते हो आपको जो यहाँ पे P टोटल होगा ना वो बड़ा होगा आपके P1 प्लस P2 से, यही कंडीशंस होती है। तो ये हो गया इंक्रीज, तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब देखिए सबसे मेन चीज हमें समझ में आती है कि जैसे कि हम विलेय प्लस विलायक से बनाए हैं, विलेय प्लस विलायक से हमने सॉल्यूशंस को तैयार किया है और ये बन गया है विलेय। अब मान लीजिए कि इसमें अंतराणिक बल A है और इसमें आपका B भी है, B1B, और यहाँ पे जो बनेगा तो ऑब्वियसली A और B ही बनेगा। A क्योंकि जब विलेन से बनेगा तो दोनों के बीच संगठ्य होगा तब विलेन बनेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर A डैश A प्लस B डैश B ये बड़ा होगा, इसमें जो आपके ए बी के बीच जो अंतराण्विक बल होगा वो ए और बी से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब ये बड़ा है तभी यहाँ पे धनात्मक विचलन देखने को मिल रहा है। तो ये ग्राफ बना दो, ये चीजें नोट्स कर दो। अगर हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ए तथा बी के बीच जो अंतराण्विक बल होगा वो ए बी से कम होगा। या तो आप ये लिखो या तो आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो ए तथा बी से अधिक है। यानी ये आप हो गया और इसे ही आप हिंदी में लिख सकते हो। तो ये था आपके पास राउल्ट्स के नियम में जो अनादर्श विलयन है उसका धनात्मक विचलन। अब हम इसका ऋणात्मक विचलन देखते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ऋणात्मक जब आएगा तो भाई सारी चीजें क्या हो जाएंगी इसमें, अपोजिट। अगेन वही ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसा जनरली मिलना चाहता, अगर ऐसा मिलता तो हम बोलते हैं कि वो आपका आइडियल सॉल्यूशंस है, लेकिन इसमें ऐसा ना मिलके ना सभी में कमी आ जा रही है। यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा हो गया, यहाँ पे भी कमी आ गई, तो जब इन दोनों में कमी आई तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अब आपका जो ये होगा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इसमें कमी आ चुकी है। यहाँ पे x2 है और इधर आप ले सकते हो x1। ये ग्राफ होता है। तो ये हो गया आपके पास ऋणात्मक विचलन, या तो आप बोल सकते हो न्यूनतम विचलन। यहाँ पे आ गई अधिकतम विचलन, न्यूनतम विचलन, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। सेम कंडीशन वही होगा कि यहाँ पे जो डेल्टा H होगा वो 0 से कम होगा यानी ऋणात्मक में होगा। आपका डेल्टा V भी जो होगा सेम यही होगा। और A प्लस बी बड़ा होगा ए बी के बीच। तो आप बोल सकते हो कि ए तथा बी का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो बड़ा होगा ए और बी के अंतराण्विक आकर्षण बल से। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो उससे हम बोलेंगे ऋणात्मक विचलन। अब भाई अब इसकी एग्जाम्पल्स भी तो होने चाहिए कुछ याद, कि हाँ एग्जाम्पल्स याद है तो हम इसे बता सकते हैं। तो इसमें आप अगर इसका एग्जाम्पल ले तो ले सकते हो एसीटोन। ये देखने को मिलता है एसीटोन प्लस एथेनॉल। जब भी आप एसीटोन तथा एथेनॉल को मिलाओगे तो उसमें आपको धनात्मक विचलन देखने को मिलेगा। और अगर आप फिनॉल प्लस एनिलीन
एनिलीन, इन दोनों को मिलाओगे तो आपको न्यूनतम विचलन देखने को मिलेगा, ऋणात्मक विचलन देखने को मिलेगा। तो ये था आपके पास अनादर्श विलयन की पूरी कैटेगरी। अनादर्श विलयन राउट्स के नियम का पालना नहीं करेगा। अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो बस ये लिख सकते हो, नियम की पालना नहीं करेगा। यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0, एनर्जी आयतन परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0 होगा। फिर इसमें ए तथा बी के जो बंद अंतराणविक आकर्षण बल होंगे वो ए तथा बी के अंतराणविक आकर्षण बल के बराबर नहीं होंगे। और यहाँ पे अगर इसको केवल डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं कि ये दो टाइप्स के होते हैं, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक में हमें सभी चीजें शून्य से अधिक होंगी और ऋणात्मक में सभी चीजें शून्य से कम होंगी। और इसका एग्जाम्पल एसीटोन प्लस एथेनॉल को जब मिलाओगे तब होगा, और इसका एग्जाम्पल जब आप फिनॉल प्लस एनिलीन को मिलाओगे तब देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको पूरे बेसिक से ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आइडियल तथा नॉन आइडियल्स। तो इसी के साथ हम इस सेशंस का करते हैं इसी पे एंड, क्योंकि हम अभी आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ सकते हो। अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो थोड़े छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, तो आपको जब इंटरेस्ट आता जाएगा तब आप लॉन्ग वीडियो देख सकते हो। तो हम चैप्टर जैसे इस चैप्टर को भी बहुत सारे लेक्चर लग रहे हैं, फिर अगर जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो 1, 2, 3 में कर लेंगे, फिर एग्जाम के टाइम हम 1 वीडियो कर लेंगे। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा हम इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने जो भी हैं आपको साथी, उनको शेयर करें ताकि इस चैनल्स को थोड़ी ग्रोथ मिल सके। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।